नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रिमझिम से पाठ 16 पानी रे पानी। पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है बेटा, ये सब आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। हम बिना खाना खाए, बिना भोजन किए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए रहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि बारिश होने पर पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में, कुओं में, गड्ढों में। तो कहाँ से आता है आखिर ये पानी? और धीरे धीरे ये पानी सूख भी जाता है, जल का स्तर कम होने लगता है। तो कहाँ चला जाता है ये पानी? तो आपने कभी इस बारे में सोचा है? सोचा तो नहीं होगा, पर आपने पढ़ा ज़रूर है। कहाँ पढ़ा है? भूगोल की किताब में। भूगोल किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? एसएसटी जिसे आप कहते हैं, सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान की किताब में एक हिस्सा होता है भूगोल, अर्थात ज्योग्राफी। इसमें आपने जल चक्र के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जल चक्र का एक बहुत ही सुंदर चित्र होता है। इस चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, बरसात की बूंदें और एक बहती हुई नदी दिखाई गई होती है। और इसी नदी के किनारे बसा होता है आपका, हमारा गांव, घर और शहर। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जल चक्र। बेटा ये है जल चक्र। इसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, अर्थात पानी भाप बनकर बादल बन जाता है। ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर संघनन की क्रिया के द्वारा ये बादल भारी हो जाते हैं और वर्षा की बूंदों के रूप में बरसने लगते हैं। जब ये बारिश होने लगती है तो ये पतली पतली धाराओं के रूप में बहने लगती है और ये धाराएं कहाँ जाती हैं? ये नदियों से जाकर मिल जाती हैं। और नदी का तो एक ही लक्ष्य होता है, सागर से मिलना। तो इस तरह से एक चक्र बन जाता है। आप देख रहे हैं ये एक चक्र बन गया है। इसे ही कहते हैं जल चक्र। अब ये समुद्र में जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बन जाता है और बादल बारिश बनकर बरसने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा अनवरत चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया रुक गई तो हमें पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये होता है जल चक्र। तो ये तो हो जल चक्र की किताबी बातें। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे शू शू की आवाज़ आती है, अर्थात पानी तो बहुत कम आता है या आता ही नहीं है, बस आवाज़ आने लगती है। आता भी है तो वक्त बेवक्त। कभी देर रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात को आ जाता है, तो कभी एकदम सवेरे सवेरे कि आपकी मीठी नींद खराब हो जाती है और आप अपनी नींद को छोड़कर बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरते हैं। तो पानी को लेकर कभी कभी आपस में तू तू मैं मैं भी होने लगती है। तू तू मैं मैं यानी बहसबाजी या झगड़े होना। कभी कभी ये झगड़े इतने भयंकर रूप ले लेते हैं कि मारपीट की नौबत आ जाती है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अगर आपके घर में ट्यूबवेल हो तो आप इस बारे में, हो सकता है आपको अनुभव ना हो, क्योंकि आप तो बस एक बटन दबाते हैं और आपके घरों में हर जगह नलों से पानी आने लगता है। लेकिन जो सरकारी नलों के भरोसे होते हैं उन्हें ये अनुभव ज़रूर होंगे, क्योंकि जो मोटर होता है तो इस मोटर के द्वारा दूसरे घरों का पानी एक ही घर में इकट्ठा हो जाता है। जो नल के द्वारा पतली धार आने लगती है वो मोटी धार में बदल जाती है। पानी का वेग बढ़ जाता है, ज़्यादा पानी आने लगता है। तो मोटर क्या करता है, दूसरे घरों का पानी भी खींचकर जिस घर में मोटर हो उस घर में वो इकट्ठा करने लगता है। तो ये एक तरह से दूसरों का हक छीनने जैसा है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को बहुत सारे लोग करते हैं और सबके घरों में अब मोटर लगने लगे हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। आपने सुना होगा, आपके हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने पानी को देखा है नदियों में, झीलों में। फिर हमारे माता पिता ने देखा है कुओं में, तालाबों में। अब हमारे समय में पानी हमको बोतल में मिलने लगा है और ये हो सकता है कि भविष्य में बच्चों को पानी जो है वो गोलियों के रूप में मिलने लगे। तो ये भी असंभव नहीं है, ये भी हो सकता है। तो पानी का स्तर जितना सूखते जा रहा है, पानी की जितनी कमी होती जा रही है, ये अनदेखा नहीं है। इसे हम सभी जानते हैं, लेकिन हम जानकर भी हमने इससे मुंह मोड़ रखा है।
तो पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। ये कभी कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल रही है। पानी की कीमत शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ के लोगों को तो नहाने तक को पानी नहीं मिलता। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल यानी सूखा, पानी की कमी। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ यानी पानी की अधिकता। ये बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। आपने सुना होगा कि अक्सर जब पानी ज़्यादा बरसने लगता है, बाढ़ आती है, तो मुंबई की सड़कें भर जाती हैं। तो ये भी असल में हमारी गलतियों का ही नतीजा है। ये मनुष्य के कर्मों के ही फल हैं। असल में होता क्या है, जो कच्ची ज़मीन होती है, जहाँ तालाब, झील या कुएं होते हैं, बावड़ियाँ होती हैं, तो कच्ची ज़मीन के माध्यम से बरसात का पानी है वो धरती के अंदर रिस रिस कर झर कर जाता है, और ज़मीन के अंदर जो नदी बहती रहती है उसको समृद्ध करता है, भरता जाता है। लेकिन हमने क्या किए? हमने तो महानगरों में हर जगह मॉल बना दिए, घर बना दिए, सड़कें बना दी, हर जगह सीमेंटीकरण कर दिया, डामरीकरण कर दिया। हमने पानी को कहीं अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं दिया। हमने कहीं रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो अब वो क्या करे? अब उसे जब कहीं अंदर जाने का रास्ता मिलेगा नहीं, तो ये बाढ़ के रूप में हमारे घरों में ही भरेगा, और हमारे घर बाढ़ में डूब जाते हैं। तो मुंबई में इसीलिए सड़कें बहुत जल्दी भर जाती हैं, क्योंकि उसको बाहर जाने का, पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो कुछ ही दिनों में सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना। पानी का बेहद कम हो जाना सूखा पड़ना, इसे कहते हैं अकाल, और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना इसे कहते हैं बाढ़। तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही पानी से संबंधित हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक जहाँ पर हम अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं, जहाँ हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। जब भी कोई हमें पैसा देता है तो खुश होकर दौड़कर हम उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं बचत के लिए। चाहे वो सिक्के हों 2-4 रुपए के या छोटे बड़े नोट, हम तोड़ मरोड़ कर कैसे भी इसमें नोट भी भर ही देते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। ये तो हुई छोटे से गुल्लक की बात। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ये बहुत ध्यान देने योग्य गंभीर बात है। हमारी धरती जो है वो बहुत बड़ी गुल्लक है। जब बरसात होता है तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि पैसे तो हम कमा सकते हैं, लेकिन वर्षा का जो ये अमूल्य पानी है, अमूल्य जल है, संसाधन है, इसे हम हमेशा प्राप्त नहीं कर सकते। बरसात का जो पानी है इधर उधर बहकर बेकार नष्ट हो जाता है, या ये नदियों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है और खारा पानी बन जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। तो इसे हमें छान कर शुद्ध करके अपनी इस गुल्लक में भर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। भूजल भंडार जो है, आप देखते होंगे कि आपके घर में जो ट्यूबवेल होता है, मोटर होता है, आप एक बटन दबाते हैं और आपके घर में हर जगह नल में पानी आ जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी आता कहाँ से है? धरती के अंदर पानी क्या हम कभी भर के आए हैं कि हमारे पूर्वजों ने भरा है? नहीं, धरती के अंदर भी एक नदी बहती रहती है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद भी पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में हर जगह से पानी निकाल सकते हैं। तो जैसे खारून नदी है, खारून नदी धरती के बाहर बहने वाली नदी है, लेकिन धरती के अंदर जो नदी बहती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। जो कच्ची ज़मीन होती है, तो उस कच्ची ज़मीन से पानी, बरसात का पानी रिस रिस कर इस धरती के अंदर की नदी को भरता जाता है, और इसी नदी से हमारे घरों में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी आता है।
तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम से हम इस धरती के अंदर की नदी को रिचार्ज कर सकते हैं, इस पानी के स्रोत को भर के रख सकते हैं। ये गुल्लक हमारा हमेशा भरा रह सकता है, तभी हमें गर्मियों के दिनों में पानी मिल सकता है। अगर हमने इस गुल्लक को सुखा दिया, अगर हमने इस भूजल भंडार को पानी देना या भरना बंद कर दिया, तो हमारी ये धरती रूपी जो गुल्लक है वो खाली होती जाएगी, हमारी बचत ख़त्म होती जाएगी। फिर हमारे नलों से गंदा पानी, प्रदूषित जल निकलना शुरू हो जाएगा, जो पीने के योग्य नहीं रहेगा। तो एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर हमने मकान, बाजार, स्टेडियम, सिनेमा हॉल बना दिए, अर्थात हर जगह सीमेंटीकरण कर दिया। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हमको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, क्योंकि उस भूजल के भंडार को हम भरते नहीं हैं। जहाँ से हम पानी तो निकालते हैं, लेकिन अगर हमने उसे वापस नहीं भरा तो वो भरेगा कैसे? हमारे घर में फिर पानी आएगा कैसे? इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, जल स्रोत मतलब जिससे हमें पानी मिलते हैं, तालाब, झील, नदी, कुएं आदि, तो इन्हें हमें इनकी रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम अच्छे ढंग से समझें और बरसात हो तो उसे थाम लें, अर्थात अपने जल भंडार को भर लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते जाएंगे। अर्थात अगर हमने पानी के चक्र को नहीं समझा कि पानी आता कैसे है और जाता कहाँ है, हम खाली पानी बर्बाद करते जा रहे हैं, हम पानी के भंडार को वापस भरते नहीं हैं, सिर्फ हमें उसे खाली करते जा रहे हैं। तो ऐसे में कितने दिनों तक पानी चलेगा? तो हमें उस भूजल भंडार को भरना भी होगा, ताकि हम आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसे पानी की किल्लत से ना गुजरना पड़े। क्योंकि कहा जाता है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो सिर्फ पानी के कारण होगा, और पानी उस समय नीला सोना बन जाएगा। तब पानी हमको पैसे के बदले भी नहीं मिलेगा शायद। इसलिए पानी की कीमत को हमें समझना होगा और उसे भविष्य के लिए बचा कर भी रखना होगा। धन्यवाद।